मेरी मम्मी भी स्टार्टिंग में जो थी, मतलब जो दूसरे के घर में रोटियां बनाना होता है वो काम करती थी, तो मैं उनको देख के बहुत लगता था कि मुझे कुछ करना है, अपने घर की परिस्थिति बदलनी है, बस माइंड में वही मेरे चलता था। और पापा का ये था कि चीज़ें गरीबी है वो पैसे भेजने से दूर नहीं होगी। मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कभी एक पल भी ये नहीं आने दिया कि ये एक लड़की है, उनकी 5 लड़कियां हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मैं क्यों इनको इतना पढ़ा रहा हूँ। उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाता। उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या बनना है, तो मैंने मजाक में कह तो दिया कलेक्टर, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया कलेक्टर। फिर उसके बाद फ्रेंड थे, उन्होंने बताया था मुझे दिल्ली में विकास सर के बारे में काफ़ी बातें सुनने को मिली थी, बोले वहाँ चले जाओ तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। हाँ, आज लगा है कि इस मुकाम पे पहुँची हूँ कि अपने घर की परिस्थितियाँ अपने समाज की बदल सकती हो। दुनिया में बहुत सारी जगहें ऐसी हैं कि उन जगहों का नाम लिया जाए तो वो जगह क्यों प्रसिद्ध है पता चल जाता है। उसी तरह से मैं जिस जगह का नाम लेने वाला हूँ वो जगह क्यों प्रसिद्ध है आपको पता चल जाएगा। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वह एक हॉस्टल है और हॉस्टल में मेरे सामने 2 बच्चियां आपको दिखाई दे रही होंगी, लेकिन छोटा बच्चा समझ के इनसे ना टकराना ये, क्योंकि ये मुखर्जी नगर है। दिल्ली का मुखर्जी नगर का वह इलाका जहाँ से देश के कोने कोने से लोग आते हैं और यूपीएससी की तैयारी करते हैं और इन्हीं की तरह अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो मेरे सामने हैं सबसे पहले तो मनीषा धारवे, जिनकी 257वीं रैंक आई है यूपीएससी में, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की हैं और इनका यह चौथा अटेम्प्ट था। और उसके साथ में भारती साहू हैं जिनका 5वां अटेम्प्ट था और 850वीं रैंक आई है, ये भी मध्य प्रदेश की हैं और भोपाल जिले की हैं। तो आप दोनों मध्य प्रदेश से हैं, तो मिलकर आई थी अलग अलग आई थी तैयारी करने? आए तो अलग अलग ही थे, बट यहाँ आके काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। तो कैसे, मतलब ये मोटिवेशन कैसे मिला यूपीएससी में आने का? यदि मैं देखा जाए तो चूँकि मेरे पेरेंट्स का एक सोशल कंट्रीब्यूशन रहा है कि एजुकेशन के सेक्टर में काम करना है, तो उन्होंने ही मुझे मोटिवेट किया था कि सिविल सर्विस में जाना है। तो मैं पहले तो एमपीपीएससी का सोच रही थी, स्टार्ट किया, बट मेरा एक फिर खास फ्रेंड है, उन्होंने फिर यूपीएससी के बारे में मुझे बताया, फिर उसी की वजह से फिर मैं दिल्ली आई और सफ़र फिर दिल्ली का शुरू हुआ। ठीक है, पूरा सफ़र तो आप हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपनी सफलता का क्रेडिट किसे किसे देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट पहले तो मैं मेरे पेरेंट्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने जो 25 साल पहले जो एक सपना देखा था वो आज पूरा हो गया, तो वो खुशी अलग ही है। और एक जिनका मेरे खास फ्रेंड है दीवान नरगा में, उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए जो मेरे फर्स्ट मेंटर रहे हैं वो वही रहे, तो उनका एक रहा है। तो क्या लग रहा है आपकी रैंक के हिसाब से क्या पोस्ट बन रही है आपकी? रैंक के अकॉर्डिंग तो मुझे प्रॉपर आईएएस। प्रॉपर आईएएस? तो हमारे सामने इस वक्त एक प्रॉपर आईएएस है, हम सब मान के चल रहे हैं और श्योर हैं हम। तो बताइए फिर सफलता के लिए आपकी शुरुआत जो हुई वो कहाँ से हुई? सफलता की शुरुआत वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, बट स्कूलिंग वगैरह तो मैंने गांव के ही जो गवर्नमेंट स्कूल है 8th तक की वहीं पढ़ाई की, भैंस चराना वही काम किया, झाड़ों पे चढ़ना, नदियों में नहाना वही काम था, 8th तक वही करी थी। फिर मेरा ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल में सिलेक्शन हुआ, तो 9th से 12th तक की स्टडी मैंने वहीं की। फिर वहाँ पर जब मेरा फर्स्ट डे हॉस्टल का ही था, तो वहाँ पर मेरी सीनियर्स ने रैगिंग ली थी फाइनली, तो उन लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या बनना है, तो मैंने मजाक में कह तो दिया कलेक्टर, तो उन्होंने मेरा नाम रख दिया कलेक्टर। फिर उसके बाद जो 4 साल मुझे उसका टॉर्चर झेलना पड़ा कि कलेक्टर बनना है, तो वहीं से फिर रहा कि अब तो बनना ही है, तो फिर बन ही गए। अब बात कर लेते हैं भारती की। भारती, ये बताइए कि आप जो हैं मध्य प्रदेश से आके दिल्ली में तैयारी की, उसके बाद आपने 850वीं रैंक हासिल की, तो इस सफलता के क्रम में आपको क्या लगता है कि आपने ये जो शुरुआत की थी तो ये कहाँ से हुई? मेरी ये शुरुआत है, मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ उस बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे पापा एक ऑटो ड्राइवर है और झुग्गी झोपड़ी से शुरू हुआ मेरा ये सफ़र। हम लोग रहरी पटरी पे दुकान लगाते थे, तो मेरे घर में जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती थी, मेरे कजन्स वगैरह, तो मैं उनको देखती थी दुकान लगाते हुए, तो मैं सोचती थी कि ये लड़कियों की ज़िंदगी ऐसी बर्बाद नहीं होने देनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ है जो मैं बदल सकती हूँ इनके लिए, अपने परिवार के लिए और इस तरीके के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए। तो वहीं से 18 अप्रैल दिन 2016 का टाइम था, मैंने भगवत गीता पढ़ के लाइब्रेरी में, मैं बैंकिंग की तैयारी कर रही थी, मैं बैंकिंग की तैयारी करते करते मेरे माइंड में आया कि एक सिविल सर्विसेज ऐसा होता है। वहाँ के लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि लड़की इतना पढ़ती है तो सिविल सर्विस में कर सकती है। फिर मुझे पता चला कि इससे हम अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं, औरों के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वहीं से मेरे माइंड में फिर सिविल सर्विसेज का आया है। तो पूरी तैयारी के बाद फिर उसके बाद सफलता भी प्राप्त कर ली, तो आपने किसको किसको क्रेडिट दिया? सबसे पहले तो मैं अपने कान्हा जी को देना चाहती हूँ, भगवान आपके साथ मुझे दिख भी रहे हैं। हाँ, ये कान्हा जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं, हर सुख में, हर दुख में, हर परेशानी में मेरे कान्हा मेरे साथ। फिर अपने माता पिता को देना चाहूँगी, फिर अपने गुरुजन को देना चाहूँगी,
जिसमें विवेक सर, दीपांशु सर और मेरे अदर मेंटर्स थे, वो मेरे फ्रेंड्स को देना चाहूँगी, जिसमें मुदिता, ज्योति और अदर मेरे जो अस्मिता के फ्रेंड्स थे, उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया है। और मेरे फैमिली जन में मेरी बहन है, हम लोग 5 बहन हैं और एक भाई, तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उन्हीं से शेयर करती हूँ, तो वो उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है। जब मैंने तैयारी की बात पूछी थी तो आपने तारीख भी बताई थी मुझे, नीता के साथ आपने वो तारीख, तो क्या था एक बार फिर से बताएंगे? एक्चुअली मैं बैंक की तैयारी कर रही थी। हम लोग पहले तो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, फिर हमने घर बनाया अपना एक। हम 16 अप्रैल आज ही के दिन हम उस नए घर में शिफ्ट हुए थे। आज 16 अप्रैल ही है? हाँ, आज 16 अप्रैल ही है। मेरे को लगता है कि मेरी जो जर्नी का एक था वो टर्निंग पॉइंट है, सर्कल पूरा हुआ है। तो हम वहाँ से नए घर में शिफ्ट हुए थे और मेरे को किसी ने ना भगवत गीता ला के दी थी, रैंडमली मुझे मिल गई थी और मैंने उसको पढ़ के और मैं सिर्फ लाइब्रेरी में जाके बैठी तो मेरे माइंड में सिर्फ यूपीएससी पता नहीं कैसे घूमने लगा, मुझे भी नहीं पता। ना मैं कभी यूपीएससी एस्पायरेंट से मिली, कुछ भी नहीं था आसपास मेरा, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, पर दिमाग में वो घूमा। तो फिर उसके बाद पता नहीं कैसे कहते ना कि अगर किसी चीज़ को पाने की कोशिश चाहत करो तो पूरा कायनात उसको मिलाने की साजिश करती। तो वही चीज़ें मेरे साथ हुई। फिर कारवां बनता गया, मैं आगे बढ़ती गई। हालांकि चुनौतियां काफ़ी आई थी, क्योंकि काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। परिस्थिति ऐसी थी कि 5 बहनों के एक भाई के साथ में पापा का ऑटो चलाना, तो फाइनेंशियल कंडीशन तो थी, ऊपर से एक बड़ी बेटी होने के नाते मेरे को घर की सारी जिम्मेदारियां संभालनी थी। मेरी मम्मी भी स्टार्टिंग में जो थी, मतलब जो दूसरे के घर में रोटियां बनाना होता है वो काम करती थी, तो मैं उनको देख के बहुत लगता था कि मुझे ही कुछ करना है, अपने घर की परिस्थिति बदलनी है, बस माइंड में वही मेरे चलता था। आज लग रहा है परिस्थिति अब बदल गई है? हाँ, आज लगा है कि उस मुकाम पे पहुंची हूँ कि अपने घर की परिस्थितियाँ अपने समाज की बदल सकती हूँ। अच्छा, तो आप दोनों से मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे इस पूरे की पूरी स्टोरी में आज वो दिन था जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के पहले ही पता चल जाता है कि रिजल्ट आने वाला है। आपको कब पता चला कि रिजल्ट आने वाला है और क्या स्थिति थी इन 2-3 दिनों में जब भी आपको पता चला होगा? हमें कल का ही लग रहा था, हम कल से मोबाइल लेकर बैठे हुए कि कब आएगा। कल पूरा दिन गए, हम दोनों, दीदी और मैं दोनों एंजाइटी में चल रहे। फिर आज भी हम दिन भर से, फिर सुबह 10 बजे तक तो हम मुखर्जी नगर में पूरा चक्कर लगा के आए कि चलो टाइम पास करते, जो होगा देखा जाएगा। घूम फिर के आए, फिर आके हम लोग बस टाइम पास ही कर रहे थे कि बस आ जाए, जैसे तैसे ये टाइम कट जाए। और फिर रिजल्ट किसने देखा? हम दोनों। मैं तो अपनी भगवत गीता लेके बैठी थी और अपने कान्हा जी। मैंने यही सोचा था कि अगर सफर आपने शुरुआत किया है तो खत्म भी आप ही कराओगे, तो मैं सिर्फ उन्हीं को लेके बैठी हुई थी। फिर जैसे पीडीएफ आया तो उनके साथ साथ ही मैंने अपना रिजल्ट देखा। कान्हा जी के साथ में? कान्हा जी के साथ देखा। आपने? मैं मंदिर के सामने बैठी हुई थी कि भगवान जी संभाल लेना, जो मेरे हाथ में था मैं तीनों स्टेज करके आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे। जितना इनके हाथ में था उतना इन्होंने कर लिया, जो इनके हाथ में नहीं था तो वहां पे वो कुछ कर नहीं सकती थी, तो बैठ गई शांति से। अच्छी बात है। तो फिर रिजल्ट, फिर जब आपने भी देखा तो घर से कॉल पहले आ गया या आपने पहले घर पे कॉल कर दिया? मैंने तो खुद ने कॉल किया। मैं जैसे रिजल्ट देखा, मैं बाहर निकली, नीचे बैठ के पूरी विंग में रो रही जोर जोर से। मैं भारती दी को आवाज लगा रही, दीदी, और ये गेट नहीं खोल रही, तो मुझे लगा शायद लाइब्रेरी चली गई। मैं होश में नहीं थी उस टाइम पर। मैं बाहर रो रही, मतलब कि एकदम होशफुल में चले गए। मैं बाहर बैठ के रो रही थी। सब पूरी पीजी की लड़कियां इकट्ठी होकर मुझे समझा रही है, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या है, बस मैं रो रही। पहली बार मुझे किसी ने इस तरह रोते हुए देखा, तो वो समझ नहीं पा रहे थे। सब लोगों को लग रहा था रिजल्ट आने वाला है, तो पता नहीं हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, रिजल्ट नहीं बता रही थी, बस रो रही थी। और आप रिजल्ट नहीं बता रही थी, चुप थी? मैं न्यूट्रल स्टेज में थी, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हुआ ये। मतलब मैंने घर भी कॉल नहीं किया था, बस मैं अपना स्ट्रगल और अपनी चीजें याद कर रही थी। मैंने कहा कैसे क्या हुआ, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था। पुरानी सारी बातें, पुरानी चीजें याद कर रही थी बस अपनी। तो फिर जैसे मान लीजिए कि आपने कॉल करके बताया, तो घर में क्या स्थिति बनी, वहाँ क्या स्थिति थी? बहुत खुश थे मेरे मम्मी पापा, क्योंकि उनको तो आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ रिजल्ट आने वाला है। वो इन सब चीज से कट ऑफ है। हवन पे बैठे हुए थे और पूजा अर्चना ही कर रहे थे। फिर मैंने उनको कॉल किया तो बहुत खुश थे मेरे पापा। मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आज रिजल्ट आया है, अभी आपको कॉल आ रहा होगा, बस आपने साइलेंट पे रखा होगा फोन। पहली बार इतने कॉल, इतने मैसेज आए। 300+ में कॉल और मैसेज चल रहे। हाँ। मैं तो आके वही कर रही हूँ, बस चार्ज पे लगाया हुआ है, साइलेंट पे मोबाइल। आपने क्या किया घर में, बता के फिर क्या माहौल बना? घर पे मेरे पेरेंट्स ने तो दोनों ने आज छुट्टी ले ली थी, स्कूल जाना था, बट दोनों मोबाइल लेके दिन सुबह से बैठे हुए कि बेटा कब तक आने वाला, तो वही सीन बना हुआ था। और बाकी मेरा भाई यहीं रहता है, तो वो आया था अभी। तो आपने, जैसे कि आपने बताया आपका मोटिवेशन कैसे आया घर के उस बैकग्राउंड से, आपका कैसा था, वो क्या बैकग्राउंड था जो आपको यहाँ तक लेके आए, आईएएस के सफर बनाने की तैयारी कर? बैकग्राउंड देखा जाए तो 25 साल पुरानी चीज़ों से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे जो पापा हैं वो उनके गांव के पहले लड़के हैं जो पढ़े लिखे थे। इंजीनियरिंग उन्होंने की इंदौर से,
उस टाइम पे कोई ट्राइबल लड़का यदि इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो वापस घर नहीं शायद जाना चाहेगा। तो पापा के जो भाई वगैरह थे, उनका भी यही था कि बाहर जॉब करना, पैसे आएंगे, कमाएगा तो घर देना, तो जो यहाँ की गरीबी है वो थोड़ी दूर होगी, थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, तो वो चीज़ें सारी ठीक हो गए। और पापा का ये था कि चीज़ें गरीबी है वो पैसे भेजने से दूर नहीं होगी, जो यहाँ की मेन प्रॉब्लम है वो अशिक्षा और ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी कुप्रथाएं वगैरह हैं। तो यदि इस पर मैं वर्क करता हूँ और उसका मेन जो हमारा मीडियम हो सकता है वो एजुकेशन हो सकता है, तो पापा ने वो फील्ड छोड़ के वापस गाँव आए। प्रॉपर हम लोग गाँव में रहते हैं, तो पापा ने फिर टीचिंग लाइन ज्वाइन की। और जो मेरी मदर है वो उनके गाँव की पहली लड़की है जो पढ़ी लिखी हुई है, तो उन्होंने भी एजुकेशन में ही था उनका भी, तो फिर दोनों ने शादी की, फिर टीचिंग में दोनों ने फिर स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे जैसे 2 ही लोग हमारे पूरे एरिया में पढ़े लिखे थे, तो वहाँ से उन्होंने शुरुआत की कि बच्चों को पढ़ाना है, वो भी हिंदी माध्यम में। और लोगों का ये था कि आप खुद तो वहाँ बच्चों को पढ़ाने चले गए, बट आपके बच्चे ही नहीं पढ़ पा रहे, फिर कैसे करोगे। जैसे हम लोग गाँव गए तो भैंस चराना, मेरा तो फेवरेट वही था कि सर के बच्चे भैंस चरा रहे और सर बैठ के स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे, तो वो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है। बट चीज़ें वहाँ से उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था, तो आज उसका परिणाम कहीं ना कहीं दिख रहा है, जो समस्याओं के ऊपर हम लोग काम करना चाह रहे हैं। अभी वहाँ पर चीज़ें बदली है, और जैसे कि मैं मेरी डिस्ट्रिक्ट के पहले ट्राइबल IAS ऑफिसर बनी हूँ, तो अब वहाँ पर जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप अपने जिले में पहली ट्राइबल IAS, प्रॉपर IAS? जी सर। तो ये जो है ये अपने आप में तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, ना सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए, पूरे जिले के लिए। तो पूरे जिले में तो ये अपने आप में जश्न की बात हो गई। तो बहुत दूर दूर से कॉल आ रहे होंगे आपको? तो फिलहाल तो मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ, तभी मैं बस देख रही थी ऊपर से चीज़ें, अभी पता चलेगी। तो आप अपना ये जो एक होता है कि बहुत सारी चीजें थी, पढ़ाई का मोटिवेशन चलिए आपको घर से मिला, जैसे आपने बताया, लेकिन IAS बनने का मोटिवेशन कैसे मिला? IAS बनने का इस वजह से मिला कि हम लोग यदि IAS का देखें तो मुझे, जैसे हम लोगों को शिक्षा की प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पर देखते हैं, पानी की प्रॉब्लम डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठा वही संभालता है, पंचायत में कुछ प्रॉब्लम है वहीं देखते हैं, रूरल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, हर चीज़ के लिए अपन यही सोचते हैं कि शायद जो डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर बैठा वही चीज़ें सॉल्व करता। तो कहीं ना कहीं माइंड में वो एक कलेक्टर की छवि बनी हुई थी। जब मैं ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल में गई तो वहाँ पर जो कंट्रोल रहता है वो डायरेक्ट कलेक्टर के हाथ में रहता है। तो मैंने जब चीज़ें फिर उनसे कांटेक्ट कई बार हुआ हम लोगों का, तो देख के कि मुझे भी इस पोस्ट पे जाना, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीमें पूरी ट्राइबल एरिया में चल रही है, तो कहीं ना कहीं मैं तो बहुत बड़ी बेनिफिशियरी उसकी रही हूँ, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन रहा है वो पूरा जो गवर्नमेंट स्कूल में रहा है, हिंदी मीडियम रहा है, जो स्कीम्स रही है जैसे ट्राइबल रेजिडेंशियल स्कूल की रही हो, स्कॉलरशिप रही हो, और भी चीज़ें बहुत सारी रहती हैं, तो वो मैं बेनिफिशियरी रही हूँ, तो उसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई। तो मेरा ये था कि स्कीम को यदि हम लोग वहाँ पर ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं तो चीज़ें वाकई में काफ़ी बदल सकती है। मतलब एक अधिकारी को देख के ही अधिकारी बनने की इच्छा जगी कि उसके काम को देख के। जी। आपने भी जैसे मन बना लिया होगा IAS बनने का, लेकिन IAS बनने का मन बनाने का तो मोटिवेशन बनाए रखने के लिए भी कुछ कारण चाहिए होते हैं कि मुझे क्यों बनना है, तो आपके पास वो कारण क्या थे? मेरे पास जो मेन कारण थे वही थे, मतलब मैं जब भी बहुत डिमोटिवेट हो जाती थी और मेरे को एंजाइटी होती तो मैं आंखें बंद करके बस वही सीन देखती थी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया, किन लोगों के लिए क्या है। उन्हीं बच्चियों का चेहरा मुझे दिखता था कि मुझे इनके लिए कुछ करना है, इनकी लाइफ बदलना है। अगर मैं फेल हो गई, मैं अपनी जर्नी को पूरा नहीं कर पाई, तो इनके दरवाजे बंद हो जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि लड़कियों की बहुत कम एज में शादी कर दी जाती है। मेरी पूरी फैमिली में मैं फर्स्ट ग्रेजुएट हूँ अपने इंटायर पूरी जनरेशन की, क्योंकि पूरी फैमिली मेरी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है, ड्राइवर फैमिली की हूँ। तो मेरे को लगता था कि सिर्फ आंखें बंद करके मैं उसको याद करती थी कि अगर मैंने यहाँ को छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो लड़के आगे नहीं आ पाएंगी, वो बच्चे आगे नहीं आ पाएंगे। तो वही मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स होता था। आपका अटेम्प्ट 5वां था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, फिर आपने बताया कि बहुत जल्दी शादी करा देते थे, तो इतना समय कैसे आपने घर वालों से लिया? वो कैसा वो मोटिवेशन रहा होगा आपको, कितना समय आपको दिला रहा था? मेरे मम्मी पापा बहुत, मतलब अगर मैं कहना चाहूँगी कि दुनिया के सबसे बेस्ट मम्मी पापा, मेरे पापा इतने ज़्यादा सपोर्टिव हैं कि उन्होंने कभी एक पल भी ये नहीं आने दिया कि ये एक लड़की है, उनकी 5 लड़कियां हैं, मैं रिक्शा चलाता हूँ तो मैं क्यों उनको इतना पढ़ा रहा हूँ। उनके सहयोग के बिना कुछ नहीं हो पाता। और मुझे एक विश्वास था अंदर से कि कुछ ना कुछ तो मैं अच्छा करके जाऊँगी, और घर वालों का विश्वास बना रहा, उनका सहयोग बना रहा, अपने ऊपर विश्वास करती रही। तो आपके सपने पूरे हुए, उनकी उम्मीदें पूरी हुई। तो कैसे तैयारी शुरू की? सबसे पहले बात की जाए पूरी तैयारी में पहले कदम की, वो शुरुआत कहाँ से आपको मिली?
कि शुरुआत का देखा जाए तो मैं पहले स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रही थी कि वही पता चला था कि डिप्टी कलेक्टर बन जाऊंगी तो प्रमोशन के थ्रू कलेक्टर बन जाऊंगी। कलेक्टर बनना था, दिमाग में वही चल रहा था, सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, 21 साल की अभी हुई थी और 21 साल का जुनून। कौन सा साल दिया पहला अटेम्प्ट? 20 में दिया था, कोरोना टाइम में। और नया 21 साल का बंदा जो एक रहता ना कि जो जोश बहुत हाई लेवल पर रहता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ना है, तो मैं उसी मेंटेलिटी में थी कि बस फर्स्ट टाइम में ही फोड़ना है। घर चली गई मई में और अक्टूबर में एग्जाम। पापा समझा रहे कि बेटा सीसेट देख लेना, क्योंकि मेरे पापा इंजीनियर हैं तो उनको लगा था कि बेटा सीसेट देख लेना, मैथ्स है ये। उनका पापा संभाल लूंगी मैं, सब सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, आपको पता है ना आपकी बेटी का। और पापा पूरे उसमें कि बेटा पढ़ लेना। एग्जाम देने गई उसके एक दिन पे पहले बोल रहे बेटा सीसेट देख लेना। कॉन्फिडेंस ज्यादा आ रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस था वो, कॉन्फिडेंस नहीं ओवर कॉन्फिडेंस। घर पे भी काफी सारी उस टाइम पे प्रॉब्लम्स वगैरह भी चल रही थी और ऊपर से गाँव में ना आपको लाइट मिल रही, पानी की प्रॉब्लम, आपको इंटरनेट कनेक्शन है ही नहीं, आप क्लासेस नहीं कर पा रहे हो। और मेरी जो क्लासेस वगैरह चल रही थी वो सारी लगभग छूट चुकी थी वगैरह। जो थोड़े बहुत टेस्ट वगैरह थे वो मैं लेके गई थी यहाँ से, जितनी चीजें सारी वही दृष्टि वाली, हाँ वही चल रही थी। बट चूंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिल रहा था तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, पता चला कि फाइनल एग्जाम है सीसेट में 1.6 क्वेश्चन से मैं बाहर हुई फर्स्ट अटेम्प्ट में। बाकी सारी चीजें अच्छी हो गई। 1.6 मतलब 2 क्वेश्चन अगर हाँ दो क्वेश्चन हो जाते तो हो जाता फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मैं चलो मेंस का कर ही लेती हूँ, मेंस की तैयारी करने लग गई। फिर उसी बीच में मेंटरशिप की एग्जाम अक्टूबर में कंप्लीट हुई। मेंटरशिप किसका? 23 वाला ही हुआ था, 23 का दृष्टि आई इसका मेंटरशिप एग्जाम। जी क्या होता है ये? इसमें जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक प्रिपरेशन करवाई जाती है तो इसका देख सकते हैं। प्रीलिम्स मेंस दोनों होता है, बट जब प्रीलिम्स की एग्जाम आती है तो उसके स्पेसिफिक, जब मेंस की एग्जाम होती है तो मेंस के स्पेसिफिक। क्या उसमें क्या सुविधा देते हैं कि जो वो एग्जाम देने का मन किया? उसमें आपको प्रॉपर एक तो लाइब्रेरी मिलती है, मेंटर मिलते हैं, शेड्यूल मिलता है, प्रॉपर टेस्ट होते हैं, बहुत सारी बेनिफिट मेरे केस में तो, और क्लासेस वगैरह भी सारी रहती है। मतलब तैयारी करने के लिए जो कुछ चाहिए वो सारा कुछ मिलेगा, फिर और कुछ नहीं सोचना, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारी चीजें अवेलेबल है। ठीक है, तो फिर आप उससे जुड़ गई होंगी। हाँ, फिर आप दृष्टि से जुड़ी रही अपने सफलता में अभी तक में? हाँ बिल्कुल, मैं 2019 से ही कंटिन्यू ही जुड़ी हुई थी। मतलब क्लास तो ली ही थी, फिर उसके बाद चीजें जो बीच पे गैप आया, फिर उसके बाद मेंटरशिप और फिर दृष्टि से जुड़ गई ना। अब इनको भी दृष्टि लेकर आ जाते हैं। yes, तो आपके जो पहले अटेम्प्ट के पहले जो तैयारी शुरू हुई वो कहाँ से हुई? स्टार्टिंग में तो मैंने मतलब सेल्फ ही ऑनलाइन स्टार्ट की थी तैयारी, और उसके बाद मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, पर मेरा स्टेट पीएससी निकल गया था 2019 में। एमपीपीएससी मैंने दिया था, वो क्लियर हुआ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा पीएससी पे फोकस हो गई। मेरे को लगा कि यार ये पहले अटेम्प्ट में और कम मेहनत में निकल रहा है, ज़्यादा वो नहीं लग रहा है, तो इसी में फोकस करते हैं, तो उसमें फिर मैं हो गई। उसके बाद 19-20 में मैंने बहुत सीरियस प्रिपरेशन की थी यूपीएससी के लिए, पर यही था कि मेरे पास गाइडेंस वगैरह ठीक से अवेलेबल नहीं थी, तो नहीं हो पा रहा था घर पे मुझसे वो सब कुछ। फिर 22 में आके भी मैंने 6 महीने बहुत मेहनत की थी, एक रूम में पूरा प्रॉपर लॉक होके। मेरे को लगा शायद ऐसे पढ़ेंगे तो कुछ हो सकता है, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मेरी एक हिम्मत टूट गई थी, मुझे लगा कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट जा रहे हैं और मेरा प्री भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर मतलब मन बना लिया कि अब छोड़ देते हैं, अब वापस अपनी बैंक की तैयारी में आ जाते हैं। और फिर जिस दिन मैंने बैंक की तैयारी में वापस आ रही थी, मैंने यूपीपीसीएस दिया हुआ था प्री, वो मेरा क्वालिफाई हो गया। तो मेरे को लगा अब दिल्ली जाने का मौका मिल गया कि एक मेंस लिखने जाना है, क्योंकि हमारे स्टेट में यूपीपीसीएस मेंस नहीं कराते। तो फिर मैं 2022 में अगस्त 2022 में दिल्ली आई और मैंने यूपीपीसीएस दृष्टि की मेंटरशिप मेंस जो होती है वो ज्वाइन किया। मेंस मेंटरशिप मैंने ज्वाइन किया। ये मेरी लाइफ का सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट हुआ यूपीएससी के लिए। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। मैंने लाइब्रेरी आई यहाँ पे, तो फिर मेंस की लाइब्रेरी यूपीपीसीएस का हो गया मेरा। अब मुझे लाइब्रेरी काफ़ी अच्छी लगी, मेरे को लगा कि मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे हैं, तो मुझे इसी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। फिर अब मेरा मेंटरशिप कंप्लीट हो गया, तो फिर मेरे को कोई परमिशन नहीं दे रहा था आने के लिए। फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इसी लाइब्रेरी में बैठना है, मुझे प्लीज़ पढ़ने दो। फिर उस लाइब्रेरी में बैठी, तो फिर उसी टाइम पे 2023 का यूपीएससी में जो मेरे साथ बैठी थी मेरी फ्रेंड मुदिता, और उसके साथ ही और सिलेक्टेड जो लोग थे, पहले सिलेक्ट हो चुके हैं, हम दोनों एक ही सीट पे बैठते थे। तो मेरे को लगा कि यार मैं बहुत सही। मैं आपको बता दूं, दृष्टि की लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो एक एक करके सिलेक्शन लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो एक अलग तरह का माहौल होता है, और उस माहौल में आने का मौका दोनों को ही मिला। तो दोनों की मुलाकात वही होगी? नहीं, हम लोग अस्मिता में आए। अस्मिता, अच्छा, मेंटरशिप से भी अस्मिता तक आना है। अस्मिता अलग है, वो भी दृष्टि का एक प्रोग्राम है, अभी मैं उस पे पहुंचूंगी। फिर ऐसे करके मेरे को फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे मिल गया उस लाइब्रेरी में। तो फिर मुझे लगा कि अब मुझे इसी लाइब्रेरी में रहना है और यहीं से मुझे पूरा प्रिपेयर करना है।
फिर उसके बाद जो 2 साल मेंटरशिप का प्रोग्राम होता है वो स्टार्ट हुआ। दिसंबर में उसका एग्ज़ाम हुआ था, फिर अप्रैल तक की। लेकिन नेहरू बिहार की जो जर्नी थी वो भी मेरी काफ़ी स्ट्रगलिंग थी, मतलब खाने को भी ठीक से नहीं होता था मेरे पास, आधे आधे चाय देखती थी और हाफ हाफ में टिफ़िन खाती थी, क्योंकि उतना प्रॉपर पैसे आ नहीं पाते थे घर से। तो मुझे लगता था कि भगवान कैसे भी करके कुछ अच्छा मुझे मिल जाए ताकि मैं सिर्फ मेंटल फ्री होके पढ़ाई अपनी अच्छे से कर सकूं अगर मैं यहाँ आई हूँ तो। फिर मेरा अस्मिता प्रोग्राम में हो गया यहाँ पे, तो मेरे को रहना खाना और एक लाइब्रेरी, एक गाइडेंस और प्रॉपर जो एटमॉस्फेयर मिला, तो वहाँ से मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन काफ़ी आसान हो गई। अभी आपने एक बात बोली कि खाने पीने की जो दिक्कत थी, आधे टिफिन खाती थी, इस तरह से दिन गुजार रही थी आप, फिर आपने बोला अस्मिता में आ गई तो आसान हो गया। तो ये आसान हुआ कैसे, क्या था ये अस्मिता, आप पूरा बताएंगी एग्जैक्टली है क्या? अस्मिता एक स्कॉलरशिप स्कीम होती है जहाँ पे जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आते हैं, किसी भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी का आपने प्री क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में ये एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, प्री मेंस एंड इंटरव्यू। फिर उसके थ्रू फिर शॉर्ट लिस्ट करते हैं बच्चों को, तो उसी में मेरा हुआ था। तो उसमें आपको 2 साल रहने के लिए प्रॉपर हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है, आपका खाना पीना प्रोवाइड किया जाता है, आपको एक लाइब्रेरी रहता है, मेंटर्स आपको अवेलेबल होते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ मुझे मिली थी। तो उसके थ्रू उसका मैं बहुत बड़ा योगदान मानती हूँ अपने इस सफलता में, तैयारी में। इस वक्त हम जहाँ पे हैं ये वही हॉस्टल है, दृष्टि आईएएस का ही है, और यह जो रूम है वो आपका है। यस। तो भारती जी का रूम है और उनके रूम में उनके बिस्तर में बैठ के वो इंटरव्यू दे रही हैं, और यहीं पर इन्हें मौका मिला कि 2 साल में रह के अच्छे से, एसी भी यहाँ लगा हुआ है, खाना भी अच्छे से मिलता है, दोनों टाइम मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, लाइब्रेरी की सुविधा भी है, और आपका रूम भी यही है इसी हॉस्टल में, इसी फ्लोर पे है। मेरा 301 है और ये 304 है। तो ये भी इसी साथ में रहते, मतलब सब लोग जितने लोग हैं सब यही अस्मिता प्रोग्राम के हैं। तो तैयारी करने के क्रम में एक कंपटीशन फील नहीं होता है जब साथ में? कंपटीशन से ज्यादा हम लोगों का साथ वाला फील सही हो, बहुत अच्छा। हम लोग लाइब्रेरी में कभी कभी रात रुक जाते थे, मेंस की लाइब्रेरी में नाइट में बैठते थे। जैसे किसी का टिफिन लेके गए तो एक टिफिन आया उसमें 3-4 लोग खा रहे हैं, फिर बुक्स भी है तो एक ही बुक से 3-4 पढ़ रहे हैं। हम लोग जब टेस्ट सीरीज देने जाते थे तो टेस्ट वगैरह देने जाते तो उसमें भी वही करते थे कि एक टिफिन लेके गया, 2 टेस्ट के बीच में हम लोग वहां पर खा रहे हैं, किसी को तबीयत खराब रही उसका केयरिंग करना, और भी स्ट्रेस वगैरह की चीजें रहती, तो मस्ती मजाक में चीजें लाइटली लेके थोड़ा हो जाता, माहौल अच्छा हो जाता है। हम लोग को दोनों को सुबह से एंजाइटी हो रही, तो दीदी सुबह ही बोली चलो अपन बाहर घूम के आते हैं, तो हम लोग दोनों बाहर घूम रहे, और कल भी हम लोग 11-12 बजे रात तक घूम रहे थे दोनों के दोनों। हम मंदिर पूरे, यहाँ के जितने मंदिर हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कर दिए। पार्क घूमे, मंदिर घूमे, साथ में बस ये कर रहे थे। आपने तो अभी भी कान्हा जी को गोद में भी लिया हुआ है। तो हर वक्त आपके साथ ही रह रहे हैं, ये पूरे टाइम, पूरी तैयारी के समय आपके साथ रहे। आपका 5वां अटेम्प्ट, आपका 4था अटेम्प्ट, लगातार प्रीलिम्स में शुरू में जब फेलियर मिलता है और फिर समय आता है मेंस आप तक आप पहुंचते हैं, प्रीलिम्स क्लियर होता है, लेकिन मेंस में भी अगर बाधा आने लगे वो कैसे दूर हो रही थी? मतलब कि ये कैसे, ये तैयारी में आपको प्रीलिम्स के बाद आपको मदद मिल रही थी इस पूरे दृष्टि के प्रोग्राम से? वो जो हम लोग को लाइब्रेरी के साथ में जो टेस्ट हमको प्रोवाइड किए जाते थे, हमारे जो मेंटर सर थे, तो हम अपनी मतलब कुछ भी कॉपीज वगैरह दिखाने का हुआ या फिर मेंस का मटेरियल छांटने का हुआ, क्योंकि इतने ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उसमें से हमको बहुत क्रक्स निकालना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमको वहीं प्रोवाइड की गई थी। तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था कि कभी भी मुझे तो कुछ भी अगर मटेरियल से लेकर अपनी कॉपी दिखाने से लेकर कुछ भी होता था तो अपने मेंटर सर के ऑफिस में मैं चले जाती थी और वो मेरे को बता देते थे, वो अवेलेबल रहते थे। तो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प मिली मेंस के लिए, क्योंकि एक्चुअली मैंने तो प्रीलिम्स के बाद अपना ऑप्शनल भी चेंज किया था। पहले मेरा मतलब हिंदी लिटरेचर किया था, तो उस 3 महीने में मेरा ऑप्शनल भी कंप्लीट करना था मुझे। ऑप्शनल पहले क्या था? पहले मेरा हिस्ट्री था, फिर हिंदी लिया। हिंदी लेने की वजह क्या थी? विकास सर या ऑप्शनल के नंबर? दोनों थे। विकास सर की क्लासेस काफी वायरल हुई थी तो वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी। मैंने कहा हिंदी इतना अच्छा सब्जेक्ट है, मुझे पता नहीं था। और फिर मैंने यूपीपीसीएस मेंस दिया था हिस्ट्री से, तो मैं रह गई थी, मेरे को लगा इससे नहीं होता, अब मैं हिंदी आ जाती हूँ, तो मैंने हिंदी स्विच कर लिया। और आपका मेंस में ऑप्शनल? मेरा हिंदी लिटरेचर ही रहा, मेरा शुरू से वही रहा। तो वजह क्या थी, विकास सर या हिंदी? मेरा मेन तो मैं विकास सर को ही देख के दिल्ली तक आई थी, तो मेरा तो वही था कि सर जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे मैं तो पढ़ ही लूंगी, वही पढ़ना है, उसी से निकालना एग्जाम। मुझे तो सीखना था, क्योंकि होगा नहीं होगा अपनी जगह, बट वो शायद चीजें मैं सीख लूंगी तो वहां जाके ग्राउंड लेवल पे कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। जो प्लान बी एक देखते हैं, तो जो मेन प्रॉब्लम थी, जो मुझे काम करना था वहाँ पर, जो एजुकेशन के सेक्टर में वुमेन एम्पावर के उसमें,
तो मुझे ये कहीं ना कहीं लगा कि चीज़ें सीख जाऊंगी तो कोई ना कोई तो मैं एक प्लेटफॉर्म मिल ही जाएगा। एक प्लेटफॉर्म चाहिए, काम तो आपको वही करना है, बट यदि आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता तो दूसरे में भी, बट आपने चीज़ें सीख ली हैं तो फिर आप उनको कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जब मैंने विकास सर का फाइनल इंटरव्यू मैंने विकास सर का दिया था तो सर ने उसमें भी 99% गारंटी ली थी कि 99। इंटरव्यू विकास सर का दिया था, मतलब मॉक इंटरव्यू भी चलते हैं, तो पहले मुख्य जो मेन इंटरव्यू होता है जिसके नंबर सिलेक्शन में आता है उसके पहले प्रैक्टिस के लिए होता है। तो उसमें सर ने कहा था कि 99% आपके चांसेस है विथ होम कैडर IAS, और उनका ये था कि इस बार अस्मिता की एक सीट खाली कर देना, हमें दूसरे बच्चे लेके आना है। तो बोले हमेशा सोच लेना। मैं कहा जी सर, मैं कोशिश करूंगी सर। तो वही दिमाग में चला, सर 99% कहा है हमेशा, अब नहीं किया ना तो सीट जाएगी, 1 साल भी जाने वाला है। तो वो चीज़ें वही चल रही थी। सर ने कुछ ऐसा अपनी तरफ से सलाह दी थी विशेष कि आपको ध्यान रखना है इंटरव्यू के टाइम पे? एक्चुअली मैं ना स्पीडली बोलती हूँ, तो मुझे इसी का कहा गया था कि हमेशा मैं काम कर रही थी उस पर इंटरव्यू की स्टार्टिंग से ही, तो लास्ट तक वो स्पीड कम हो गई थी। तो मैंने कहा कि सर मेरी स्पीड का एक इशू आ रहा है, तो सर ने कहा था कि उस टाइम तक वो ठीक हो गई थी। सर ने कहा कि मनीषा अब ठीक है, अब इस पर मत काम करना, बस मेरा कंप्यूटर साइंस थोड़ा, चूँकि 5 साल का गैप हो गया था तो थोड़ा रीडिंग उसकी ज़रूरत थी। सर ने कहा था कि इसे तब तक देख लेना, चूँकि 6-7 शायद 8 दिन बचे हुए थे, तो मैंने ये कहा था कि तब तक चीज़ें देख लेना, बाकी देख ही ली तब तो। आपका कैसा रहा फिर मेंस की अगर हम बात करें, कि उस मेंस को आपने कैसे क्लियर किया, उसमें कौन कौन सी बातें जो आपको ध्यान रहेंगी कि इस वजह से मेरा मेंस क्लियर हुआ है? सबसे पहले तो मैंने अपना जो सिलेबस था उसको प्रॉपर कंप्लीट किया था, चाहे ऑप्शनल हो चाहे जीएस हो। चीज़ों को कनेक्ट करना और किस तरीके से हम माइंड मैपिंग कर सकते हैं, और करंट और स्टैटिक को, डायनामिक को किस तरीके से हम इंक्लूड करके अपने पेपर में लिख सकते हैं। और मतलब मेरा था कि मेरे को बहुत सुंदर कॉपी लिख के आनी है, क्योंकि मेरे पास था कि कंटेंट उतना तो नहीं प्रिपेयर कर पाई थी। 3 महीने में मुझे ऑप्शनल भी खत्म करना था, जीएस पे फोकस नहीं था। बस मैंने एक चीज़ थी, मेरी एक फ्रेंड थी मुदिता, उसने मेरे को ये बोला था कि बस कंप्लीट करके आना है पेपर पूरा। तो मैंने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को लिख के आना है, कुछ भी लिख के आऊँ, मेरी राइटिंग अच्छी है और कॉपी सुंदर हो जाएगी तो शायद कुछ हो, लेकिन वो मैंने दिमाग में रखा। और दूसरी चीज़ ये थी कि एक तो कंटिन्यू स्टडी तो करनी है, साथ में पेपर कंप्लीट करने पर भी फोकस करना है, और हर पेपर को ना उतना ही हमको वैल्यू देना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका वेटेज कम हो रहा है या उसका वेटेज कम हो रहा है, ये सब बात की बातें होती है। जितना प्रॉपर यूपीएससी ने सिलेबस दिया उसको प्रॉपर कवर करना है, टेस्ट भी लिखना है, टेस्ट से काफ़ी हमको अपनी चीज़ें पता चल जाती है, तो उन सारी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखा था। सेम अप्रोच आपकी भी रही होगी या कुछ पॉइंट अलग थे खास? नहीं, यही वाले सेम यही रहता है। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे सफल और असफल लोगों में? क्योंकि आप सफल हैं तो मैं पूछना चाहूँ, क्या लगता है आपको किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? जैसे कि आपने दोनों में बोला स्ट्रेटजी आपकी सेम थी, तो कहाँ चूक होती है या पहले कहाँ हुई होगी, आपको क्या लगता है? क्योंकि हम लोगों ने दोनों ने फर्स्ट ही मेंस दिया था, बस पहला ही था तब। और तो फिर बात ये भी है कि अभी मार्कशीट नहीं आई तो मार्क्स भी नहीं समझ में आ रहे। बाकी टेस्ट वगैरह में अच्छे मार्क्स आते थे हम लोगों के, तो एक ये देख सकते कि हम लोगों ने प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। जैसे ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था उसके बाद हम कंटिन्यू ही लास्ट तक टेस्ट लगा ही रहे थे। मैं तो डेली ही लगा रही थी, बट एंडिंग में मेरी चूंकि हेल्थ इशू की वजह से मैंने फिर 15 दिन का गैप ले लिया था, वरना मैं डेली ही टेस्ट लगाई। मैंने टेस्ट इस मामले में बहुत ज़्यादा लगाए थे, तो उसका बेनिफिट मिला। और आपके इंटरव्यू कैसे थे मॉक वाले, उसमें क्या विशेष सलाह रही? मॉक इंटरव्यू तो मेरे ठीक थे, पर मेरा विकास सर का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज था। तो सर ने मेरे को यही बोला था 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, अभी अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लेकर आओ। मेरा हिंदी लिटरेचर वीक था, तो मैंने सर को यही बोला था, तो उन्होंने बोला 1 हफ्ते में तुम आराम से कवर कर सकती हो। फिर मेरे माइंड में यही चल रहा था, विकास सर का इंटरव्यू देने आई हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता, और वो रिफ्लेक्ट भी हो गया, तो उन्होंने मेरे को यही समझा के भेजा था। 10 बाई 10 के कमरे में ये ऐसा नहीं कि यहीं पे अपने आप को रोक के रखे हुए हैं, सारी दुनिया से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से सफल हुए हैं। सवाल ये भी है कि जब तैयारी करने के दौरान आपके बताए कोरोना काल आ गया, तो काफ़ी क्लासेस का नुकसान लोगों का हो रहा था अलग अलग जगह से। फिर ऑनलाइन क्लासेस का टाइम शुरू होता है वहाँ पे, तो आज के दौर पे जब हम देखते हैं ऑनलाइन क्लासेस बहुत लोग लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं और चल रही हैं, तो आपके हिसाब से क्या ठीक है, कितना ठीक है, कैसा है, या किसके लिए फ़ायदेमंद है? जो दूर दराज के लोग हैं, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके घर में इतनी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो उनके लिए मैं डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को काफ़ी बेनिफिशियल मानती हूँ। कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते रहना खाना दिल्ली में आके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, तो उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेस्ट प्लेटफॉर्म है। दृष्टि ने भी अपने यूट्यूब चैनल काफ़ी चलाए, और भी अदर कोचिंग्स के हैं, तो उसमें आप अगर घर बैठे उसी तरीके से गाइडेंस वगैरह देख सकते हैं, तो मैं इसको बेस्ट मानती हूँ। अभी इस छोटे से कमरे से निकल के जब आप पूरा जिला संभालने वाली हैं, तो आज की डेट में इन बीते सालों में क्या आप हमेशा याद रखने वाली हैं?
ये मेरे तो 5 साल जो रहे मेरे लाइफ के बेस्ट मोमेंट रहे, क्योंकि मैंने हर दिन जो चीज़ें सीखी और जो एक्सपीरियंस किए वो बहुत मैटर करेंगे। तो मेरे तो वो पूरे अनुभव पूरे लाइफ टाइम याद रहने वाले हैं, क्योंकि गिरते पड़ते हुए मेरे एक शहर, मतलब मैं गांव से लेके फिर तहसील, इंदौर, दृष्टि, दिल्ली आना हुआ, जो वो एक फिर यहाँ पर भी अलग अलग पीजी हॉस्टल्स चेंज करना, यहाँ पर मैं लगभग 3-4 हॉस्टल चेंज कर चुकी हूँ। तो मेरे तो ऐसे मोमेंट बहुत सारे हैं। आपको क्या क्या याद रहने वाला है? मुझे हर चीज़ अपनी लाइफ की याद रहेगी। एक झुग्गी झोपड़ी से स्टार्ट हुआ मेरे जीवन का सफ़र, एक ज़िले में जाके मेरे प्रशासन संभालने पे ख़त्म होगा। तो मैं अपने उस रूट को उसको याद करूँगी कि मैं कहाँ से उठी थी और मैं कहाँ आई हूँ आज। तो वो मेरे को हर दिन का अपना स्ट्रगल याद रहेगा। अपने पापा का ऑटो में बैठा हुआ वो चेहरा याद रहेगा कि वो हर दिन उसी तरीके से तपते थे, उसी तरीके से, चाहे बीमार हो चाहे कुछ हो, वो हर दिन जाते थे हमारे लिए। तो मुझे वही चीज़ अपनी बस याद रहेंगी कि इन सारी परिस्थितियों के बावजूद अगर मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, तो फिर हर बच्चा जिसके पास चाहे फैसिलिटी है या फिर नहीं है, वो सब आके कर सकता है अगर उसके अंदर जज्बा हो, उसके पास सहयोग हो, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, मेंटर्स अच्छे उसके पास अवेलेबल हो, और खुद के अंदर वो जुनून हो कुछ करने का, तो वो सब वहाँ पहुँच सकते हैं। तो अब चलते चलते आखिरी के 1-2 सवाल और ले लेते हैं कि जो विद्यार्थी अब तैयारी करने का मन बना रहे हैं, जो तैयारी शुरू करने वाले हैं, उनको आपकी तरफ से क्या क्या सलाह रहने वाली है? मेरा फर्स्ट मैसेज ये रहेगा कि सिलेबस को अच्छे से देखिए, PYQ देखिए, उसी को अपना बाइबल समझिए और उसी पे अच्छे से रिलाई करके उन चीज़ों को समझ के अपना कंटेंट रेडी कीजिए। और आपकी तरफ से? सबसे पहले तो स्टैटिक्स को काफ़ी अच्छे से कवर करना चाहिए, प्रीवियस ईयर को सोर्स बना के, और स्टैटिक के साथ में जो भी करंट है उसको कैसे हमको इंक्लूड करना है, और इसके साथ में टेस्ट पेपर मस्ट है कि टेस्ट पेपर से हमारी प्रैक्टिस पता चल जाती है। आप दोनों हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, तो अपनी बात मैं चाहूँगा कि एक एक कविता से ख़त्म करिए, तो फिर बात मानी जाएगी ख़त्म हुई है। यदि मैं पूरी जर्नी को एक लाइन में कहना चाहूँगी तो मैं कह सकती हूँ कि स्वीकार उक्ति का साहस और सुधार करने की चेष्टा, कि 3 बार लगातार फेल होने के बाद भी खुद की कमियां पहचानना, स्वीकार करना कि मैंने ये कमियां रही हैं, मैं उन पे काम करूँगी, और सुधार करने की चेष्टा कि इन कमियों पे काम करके वो फाइनली मुझे आज सक्सेस मिल गई। ये देख सकते हैं आप। आपकी तरफ से? मैं रश्मि रति की कुछ पंक्तियां बोलना चाहूँगी इसके लिए। सच है विपत्ति जब आती है कायरों को दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। इसके साथ ही जो अंतिम पंक्ति मेरी फेवरेट रही है, जो मुझे आज तक इंस्पायर करी है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। मंजिल राह हकीकत को दिखाने के लिए, छोड़ जा अपने नक्शे कदम औरों को आने के लिए। तो ये थी पूरी कहानी मनीषा और भारती की तैयारी की और सफलता पाने की। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि आप बहुत सारी सफलता अपने कार्य के दौरान हासिल करें। थैंक यू सर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।